अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू शारा दस्तूर। मैं हूं मोना आलम। तमाम देखने वालों को वार्म वेलकम। नाजरीन, पहले सेगमेंट की तरफ रुख करते हुए अफगानिस्तान में तालिबान की उबूरी हुकूमत बनने के बाद ये पाकिस्तान की तरफ से पहला ऑफिशियल दौरा है। वजीर खारजा जनाब शाह महमूद कुरैशी अफगानिस्तान पहुंचे और उन्होंने खासे अहम ऐलानात वहां से भी किए और वहां जो उबूरी हुकूमत है तमाम की जो लीडरशिप है तमाम से उन्होंने मुलाकात की। DGISI उनके हमरा थे इस पूरी मुलाकात में भी और उस विजिट में भी। तमाम इस विजिट के बाद अहम तौर पर नाजरीन ये कि हम देखते हैं कि एक तो इसकी पैरामाउंट इंपॉर्टेंस इसलिए है कि उबूरी हुकूमत के आने के बाद, तालिबान गवर्नमेंट के आने के बाद ये पाकिस्तान की तरफ से पहला ऑफिशियल दौरा है। हत्ता ये बात अपनी जगह मौजूद है कि हमने अफगानिस्तान को आगे रिकॉग्नाइज करना है या नहीं करना, इस हवाले से अभी भी पाकिस्तान की एक वेट एंड वॉच की, वेट एंड सी की स्ट्रैटेजी है जो कि हम दीगर ममालिक के साथ ही एक हतमी फैसला इस हवाले से लेंगे। हैविंग सेड दैट, दीगर भी जो मुख्तलिफ ममालिक हैं उनके भी वज़राए खारजा ने अफगानिस्तान का सम डेज बैक एक दौरा किया है और अफगान जो उबूरी हुकूमत है तालिबान की वहां पर मुलाकातें की हैं। साथ साथ ये इसमें अहम ऐलान जो इस फौरी मुलाकात के और इस पूरे ट्रिप के बाद फौरी आया सामने, वो ये था कि 5 बिलियन की जो एक ह्यूमैनिटेरियन एड है उसका ऐलान पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान में किया गया है। और इसके ऊपर फिर अफगान जो उबूरी वजीर आजम हैं उन्होंने भी पाकिस्तानी लीडरशिप का और पाकिस्तानी क़यादत का शुक्रिया अदा किया कि इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की तरफ से एक बर वक्त इकदाम उठाया गया है। पाकिस्तान अपनी तरफ से काफी कुछ कर रहा है अफगानिस्तान को इन मुश्किल हालात में संभाला देने के लिए, ख्वाह वो अफगान मुहाजिरीन के हवाले से हमारी हिकमत अमली हो, वीजा इशुएंस हो, बॉर्डर पर जो आमदोरफ्त का सिलसिला है वो उस चीज को मॉनिटर करना हो, ये तमाम चीजें हैं जो कि पाकिस्तान ऑलरेडी कर रहा है। अब इसमें अमेरिका का जो रोल है नाजरीन ये खासा अहम है, चूंकि CNN ने कल हमने एक देखा कि उन्होंने एक खबर शाया की और उन्होंने कहा कि इस तरह की एक उसकी जो हेडलाइन थी उससे ये तासुर ऐसा मालूम हुआ है और ऐसा मिला कि जैसे पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान फिर से कोई मुआहदा हो गया है और कोई पाकिस्तान के हवाई अड्डे जो हैं वो किसी मुआहदे के तहत आगे उनको दिए जा रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ एक हेडलाइन थी जो कि खासी जिसे कहना चाहिए डबल मीनिंग सी थी। उसके अंदर जो उस आर्टिकल के अंदर जो दीगर नुकात थे वो इन अहवाल से अलग थे। खैर, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस से बाकायदा फिर इस खबर को उन्होंने बाकायदा रद्द किया और उन्होंने कहा कि एज वी स्पीक इस किस्म का कोई मुआहदा पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान नहीं है और तमाम चीज़ें एज पर रूटीन है। लेकिन ये कि जो एक क्लोज कोऑपरेशन है दोनों ममालिक के दरमियान चल रही है और थोड़े रोज पहले हमने ये भी देखा था कि अफगान उबूरी हुकूमत के लिए ये भी खासे मायने खेज एक डेवलपमेंट थी और उसके ऊपर हमने एज अ डेवलपिंग स्टोरी आपके साथ इसी प्रोग्राम के तहत तमाम बातें रखी कि दोहा में भी तालिबान और अमेरिका के दरमियान 15 अगस्त 2021 के बाद से एक नए मुज़ाकरात जो हैं उनका आगाज हुआ था। काफ़ी उसमें जो रिपोर्टेडली बातें ये हैं कि काफ़ी आइस मेल्टिंग उसमें हुई है, लेकिन हतमी बात इस वक्त उन तमाम मुज़ाकरात के हवाले से करना मुश्किल है कि दोनों तरफ से, दोनों इतराफ से क्या असल में गेंस थे या फिर क्या सहर हासिल बात हो पाई। खैर, इस पूरे मामले का जायजा लेने के लिए इस वक्त इस सेगमेंट में हमारे साथ हैं एजाज अहमद चौधरी साहब, साबिक वजीर सेक्रेटरी खारजा हैं और हमें बजरिया स्काइप ज्वाइन कर रहे हैं। डिप्लोमेटिकली तमाम उमूर पे हमारी रहनुमाई करेंगे। वेलकम ऑन बोर्ड एजाज साहब। और एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब हमारे साथ हैं और अपना तज्जिया तबसरा इन तमाम उमूर पे हमारे साथ रखेंगे। वेलकम ऑन बोर्ड शहजाद साहब, आपकी भी तशरीफ आवरी का शुक्रिया। बजरिया स्काइप आप भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। एजाज साहब, आपसे अगर बात का आगाज करूं, आप फरमाइएगा, हाउ डू यू सी दिस? पाकिस्तान ने फाइनल फैसला रिगार्डिंग रिकॉग्निशन ऑफ द तालिबान गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान तो नहीं लिया है, लेकिन ये ट्रिप पाकिस्तान की तरफ से फर्स्ट ऑफिशियल ट्रिप ऑफ इट्स काइंड हमने देखा है। हाउ डू यू सी दिस? मेरे ख्याल में ये दुरुस्त कदम है, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान में, काबुल में जो भी हुकूमत बनी है उसके साथ एंगेज किया है। हत्ता कि जो पिछली हुकूमत थी अशरफ गनी साहब की, और आपको पता ही है कि उसके दौर में पाकिस्तान पे कितने जख्म लगे, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ जो दहशतगर्द तंजीमें थी उनको वहां खुली छुट्टी दी हुई थी, जगह दी हुई थी। उसके बावजूद पूरी कोशिश की गई कि उस हुकूमत के साथ ताल्लुकात कायम रखे जाएं। इसी तरह इस वक्त अगर तालिबान की हुकूमत बनी है तो उसके साथ पाकिस्तान का राब्ता होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम आए। तो ये मेरे ख्याल में बहुत अच्छा कदम है, लेकिन इसका ताल्लुक रिकग्निशन से नहीं है। रिकग्निशन एक यानी उसके दो दर्जे, एक डी फैक्टो होती है और एक डी ज्योरे है। यानी डी फैक्टो तो है, वो हैं और सब उनके साथ जा रहे हैं। उज्बेकिस्तान के
वजीर खारजा भी पहुंचे, कतर के भी पहुंचे, अब अमरीकी भी उनसे बातचीत कर रहे हैं। यस। लेकिन डी ज्योरे जो है रिकग्निशन वो उस सूरत में होगी जब तालिबान ने जो अपने वादे किए हैं वो पूरे करते नजर आएंगे। तो मेरे ख्याल में खित्ता पूरा का पूरा खित्ता चाहेगा कि अफगानिस्तान के साथ मामलात को आगे बढ़ाया जाए। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने ये दुरुस्त कदम किया क्योंकि रिकग्निशन से पहले भी बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिनमें बातचीत करना जरूरी था, और सबसे ज्यादा अहम इस वक्त ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज थे कि उनका इंसानी अलमिया एक वहां जन्म ले रहा है, बैंक कोलैप्स करने वाले हैं। तो ऐसे मामले में पाकिस्तान और सारे हमसायों को उनकी मदद करनी चाहिए। बल्कि पाकिस्तान की तरफ से ये बात भी दुरुस्त है कि अमेरिका और यूरोप को भी कहा जा रहा है कि जी ये इंसानी अलमिया ना बनने दे। आप अगर तालिबान की हुकूमत गिराते हैं तो आपका उससे भी ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि दहशतगर्द तंजीमें दोबारा अफगानिस्तान में आ जाएंगी। तो मैं तो इसको बड़ी मुस्बत जाविये से देखता हूं कि ये हमारी हुकूमत ने जो एक भरपूर वक्त वहां पे भेजा है अफगानिस्तान की मदद के लिए, अफगानिस्तान की आवाम की मदद के लिए, ये दुरुस्त कदम था। अच्छा शहजाद चौधरी साहब, आप फरमाइएगा, पाकिस्तान की जानिब ये भी एक क्रिटिक आ रही है इन तमाम उमूर पे कि जी हम शायद ज़रूरत से ज़्यादा जो बुरी हुकूमत है तालिबान की, उस हवाले से हम उनको ज़्यादा दुनिया के आगे उनकी रिकग्निशन के लिए और उनकी एक एक्सेप्टेंस के लिए हम उनका केस आगे प्लीड कर रहे हैं। इस पे आपका क्या ख्याल है और इस दौरे को आप कैसे देखते हैं गिवन द फैक्ट कि हमने रिकॉग्नाइज अभी तक करने का फैसला नहीं किया है? देखिए, दो तरीके हैं ना इसको देखने के। एक तो ये कि पाकिस्तान ने फौरन जाके उसको रिकग्नाइज कर लिया क्या, सही, और अगर नहीं किया तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल रियासत के तौर पे अपने कदम उठा रहा। जब उनका पाकिस्तान ने ये डिक्लेयर किया कि हम बाकी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं या बाकी इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसके साथ मिलके स्टेप इन स्टेप करके उनके साथ इन स्टेप होके हम किसी कोई फैसला करेंगे, तो ये भी एक बहुत जिम्मेदाराना अमल है। तीसरा जिम्मेदाराना अमल यह है कि अफगानिस्तान में बेशक तालिबान की हुकूमत है और दुनिया इस वक्त अपने रिजर्वेशन रखती है, लेकिन वहां पर अवाम भी हैं, अफगान लोग बहुत मुश्किल में हैं, और वहां पर इस किस्म का ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो सकता है या होने जा रहा है, जिसके लिए कि दुनिया भर को फिक्र होनी चाहिए। उसमें पाकिस्तान अपना रोल अदा कर रहा है और ना सिर्फ एक कॉन्ड्यूट है उस सारी सपोर्ट का जो अफगानिस्तान में जाता है, बल्कि अपने तई अपनी तरफ से भी कुछ मदद कर रहा है और करता रहेगा और हमेशा करता रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये तो बहुत रिस्पॉन्सिबल स्टेप्स हैं। और चौथा, मेरे ख्याल में इस सारे मामले में हमने तालिबान के साथ एक ऐसा ओपन चैनल भी रखा हुआ है जहां पे हम उनको अपनी लिमिटेशन भी बताते हैं, अपनी एक्सपेक्टेशंस का इजहार भी करते हैं और उनकी हौसला अफजाई भी करते हैं कि हम इस तरीके से आपको अकेले दुनिया में नहीं छोड़ेंगे जहां तक मुमकिन है, और आपके अंदर ये चीजें बेहतर होनी चाहिए ताकि दुनिया के अंदर आपकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाए। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान हर एंगल से एक रिस्पॉन्सिबल और एक अच्छे पॉजिटिव तरीके से इस चीज में इंटीग्रेट हो रहा है। राइट, एजाज साहब, 5 अरब का ऐलान भी पाकिस्तान ने किया है, जिसके लिए फिर अफगान प्राइम मिनिस्टर ने शुक्रिया अदा किया पाकिस्तानी तमाम क़यादत का। बताइएगा आप ये कैसे देखते हैं? और मुआशी बहरान सबसे बड़ा ये एक प्राइमरी उसका मोटिव बताया जा रहा था इस दौरे का कि जो अफगानिस्तान का मुआशी बहरान है उससे निपटने के लिए जो पाकिस्तान मदद कर पाए। आपके हिसाब से सर क्या इत्तला है और पाकिस्तान क्या करने जा रहा है मुआशी बहरान से निपटने के लिए? पाकिस्तान क्या कर सकता है ए, और बी ये कि क्या पाकिस्तान करने जा रहा है? इनफैक्ट मैं अभी पढ़ रहा था कि पाकिस्तान ने जो बॉर्डर भी खोला है और अफगानिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं, जिस तरीके से फल आता था और चीजें सब्जियां वगैरह, उन पे ड्यूटी खत्म कर दी है और कोशिश कर रहे हैं कि ट्रांजिट ट्रेड भी चलती रहे। बॉर्डर क्रॉसिंग्स को उन्होंने 24 घंटे खुला रखने का फैसला किया है। इसी तरह जो अद्वियात या कोई और इस तरह जरूरी चीजें हैं उसके भेजने के लिए इतनी बड़ी खती रकम भी मुख्तस की है 5 अरब रुपए की। तो मेरे ख्याल में तो ये बहुत ही अच्छे कदम है, लेकिन ये काफी नहीं है। बैनुल अक़वामी बरादरी को अपना किरदार अदा करना चाहिए और अदा करना होगा, और मेरे ख्याल में कुछ तैयारी है भी। मैं आज सुबह वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के जो हेड थे उनके साथ ऐसे ही गोल्फ कोर्स में था, तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी जो तंजीम है अक़वाम मुत्तहिदा की है, तो क्या इसको कोई रुकावट है तालिबान हुकूमत की तरफ से वहां पे काम करने में? तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं है।
बल्कि वो मुकम्मल तौर पर हमें मुआवनत कर रहे हैं और हमें जो चीज आ रही है वो वहां पे पहुंचाई जा रही है अवाम तक। तो मैं समझता हूँ कि एक जज्बा है, लेकिन जो मुझे चीज नहीं समझ आती है वो सियासत की नहीं समझ आती कि जब अमेरिका ने उनके 9 अरब डॉलर रोके और या दूसरे भी उन्होंने कहा कि जी जब तक ह्यूमन राइट्स और ये और वो, तो उससे मुझे ये तासुर मिलता है कि ये इकोनॉमिक क्वेश्चन से तालिबान को से वो मुतालबात मनवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे एक डायलेमा पैदा होता है। तो क्या तालिबान को आप इंसेंटिवाइज करके वही वादे पूरे करवाना चाहेंगे या आप इकोनॉमिकली कोर्स करके करवाना चाहेंगे? तो ये अब मेरे ख्याल मगरिब को थोड़ा सा इस मामले में अपनी नुक्ता नजर पे दोबारा नजर डालनी चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक कोर्शन का जो रास्ता है वो यकीनन अफगानिस्तान में अफरा तफरी डाल देगा और वही दहशतगर्द तंजीमें जिनको खत्म करने के लिए ये वहां पे आए थे 2001 में, वो दोबारा आ जाएंगी। तो इंसानी बहरान के हवाले से तो मैं तावन देख रहा हूं, लेकिन जो ब्रॉडर अप्रोच है उस पे मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा इंटरनेशनल कम्युनिटी को बिलखुसूस अमेरिका को अपने रवैये पे दोबारा नजर डालनी चाहिए। आई सी। और कैरेट एंड स्टिक वाले आर्गुमेंट में आपको लगता है कि स्टिक का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है और अमेरिका ये कर रहा है? और खैर जो इनके बीच में दोहा में जो नेगोशिएशंस हुई उस पर भी आपसे मजीद जानेंगे, बट बिफोर दैट शहजाद साहब आप फरमाइएगा, ये बॉर्डर फेंसिंग वाला मामला पाकिस्तान ने बहुत जोशो खरोश से आगे बढ़ाया। गोया ये कि जो अशरफ गनी की हुकूमत थी उस वक्त उसकी खासी मुखालफत करती रही है। महदूद माली वसाइल होने के बावजूद भी 5 अरब की इमदाद का हमने ऐलान किया। इसके हवाले से आप इसको कैसे देखते हैं कि पाकिस्तान ज़ाहिर लिमिटेड है अपने वसाइल में, आपके हिसाब से क्या पाकिस्तान कुछ मजीद आगे कर सकता है? और क्या आपको भी लगता है कि कैरेट एंड स्टिक वाले आर्ग्यूमेंट में स्टिक का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है बैनुल अक़वामी दुनिया की तरफ से फॉर द तालिबान रिजीम? देखिए $30 मिलियन बनते हैं ये जो 5 अरब रुपए हैं, तो $30 मिलियन पाकिस्तान अगर वहां पे प्रॉमिस कर रहा है उनको देने के लिए ओवर पीरियड ऑफ टाइम, तो मेरा ख्याल है एक पाकिस्तान के बस में है। ये भी नहीं कि हम अपने से बहुत ज्यादा आउट ऑफ आवर रीच जाके हम किसी तरह की कोई मदद कर रहे हैं, हमारी इतनी पसली नहीं है, लेकिन जो हम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। आज अफगानिस्तान उस नहज पे खड़ा है कि वहां पर एक डॉलर भी बहुत मायने रखता है। ये भी साथ याद रखिए कि पाकिस्तान हमेशा से आटा हो, घी हो या इस किस्म की जो बाकी जरूरियात हैं जो जाती हैं यहाँ से, और हम अपने एस्टिमेट्स में अनकहे अपने एनुअल एस्टिमेट्स के अंदर एक अफगानिस्तान के लिए कुछ आटा, गंदम वगैरह की चीजें अपने 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 जहन में रखते हैं। और कई दफा ऐसे होता है कि हमारी बम्पर क्रॉप्स होती हैं लेकिन हम फिर भी दुनिया से कहीं ना कहीं इंपोर्ट कर रहे होते हैं। हमें पता होता है कि यहाँ पर पाकिस्तान अफगानिस्तान की जरूरत पड़ेगी। पाकिस्तान हैज बीन वेरी क्या कहना चाहिए, सपोर्टिव फ्रेंड ऑफ अफगानिस्तान, नेबर ऑफ अफगानिस्तान इफ नॉट अ फ्रेंड। लेकिन अब देखिए दूसरी बात, एक और चीज याद रखिए कि तालिबान अभी आए हैं, तालिबान ने अफगानिस्तान का कंट्रोल संभाला, लेकिन अफगानिस्तान की एज अ रियासत एक पॉलिसी रही है पाकिस्तान के बारे में, और कुछ ऐसे मसाइल हैं जो कि लॉन्ग स्टैंडिंग हैं। फिर तालिबान के साथ भी 2-3 चीजें याद रखिए, वो ये हैं कि वहां पर टीटीपी का भी उनके साथ कोलोकेशन थी, कुछ दाइश ने भी वहां पे पांव जमाने शुरू कर दिए थे, कोई अलकायदा के रेमनेंट्स कहीं ना कहीं से सर उठाते, उनकी कम से कम खबर चल रही थी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये पाकिस्तान के लिए और दुनिया के लिए ये भी एक कंसर्न है, ये खास तौर पे ऐसे वक्त में जबकि अमेरिका भी इससे खौफजदा है, खदशात रखता है, पाकिस्तान डेफिनेटली रखता है, पाकिस्तान अपने ऊपर असरात भी उन चीजों के देख रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ऐसे एक ट्रांजिटरी पीरियड में और ट्रांजिट मोमेंट के अंदर, जबकि अभी अफगानिस्तान का अपना पांव जमीन पे पक्के नहीं जमे, तो किसी भी मुल्क के लिए थोड़ा सा ये पीरियड थोड़ा सा मुश्किल होता है, जो उसके नेबरहुड में, खासतौर पे पाकिस्तान जैसे। तो इसलिए कैरेट एंड स्टिक हो या कोर्शन हो, चाहे इंसेंटिवाइजेशन हो, कई दफा कोर्शन भी इंसेंटिवाइज करने के लिए इस्तेमाल हो जाती है, लेकिन बाहर सूरत एक कॉम्बिनेशन है। और इस वक्त अफगानिस्तान की रियासत को सिवाय इसके कि किसी और ग्रुप की, किसी दहशतगर्द ग्रुप का कोई अमाजगा ना बनने दी जाए, ये प्राइमरी फोकस है। अफगानिस्तान या तालिबान की जो सक्सेस एज अ गवर्नमेंट है वो बाद में आती है, ये मैं इंटरनेशनल उसकी बात कर रहा हूं। पाकिस्तान का इंटरेस्ट थोड़ा सा मुख्तलिफ है, वाकई में वहां पे दहशतगर्द ग्रुपों की कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि उसका असर पाकिस्तान पे पड़ता है, लेकिन रियासत अफगानिस्तान की अगर थोड़ी सी स्टेबल हो जाए तो अश्योरिटी हो जाती है रीजनल स्टेबिलिटी की कि अब ज्यादा यहाँ पर कोई ऐसा फिर से ऐसा कोई जोर नहीं उठेगा जो कि पूरे
रीजन को हिला सकता है। तो मेरा ख्याल है कि देखिए ये बड़ी ही ये ग्रे एरियाज हैं, ये मुश्किल तहे हैं, इनमें से गुजर के नेविगेट करके इस खत्ते को आगे चलना है, और पाकिस्तान भी उसका मुसाफिर है, पाकिस्तान उसी लिहाज से चल रहा है मेरे ख्याल में। और जो पाकिस्तान की अपनी कंसर्न्स हैं उनके हवाले से भी बताइएगा शहजाद साहब। लेकिन एजाज साहब, बिफोर दैट आप ये दोहा मुज़ाकरात को कैसे देखते हैं फिर आप, कि फिर वहां पर चीजें कितनी आपके हिसाब से कोई आइस मेल्ट हो पाई है इन दोनों फरीकैन के दरमियान, जो असासे मुंजमद हुए हैं अफगानिस्तान के बाय अमेरिका, उस हवाले से क्या कोई पेशरफ्त है? और दाइश ISIS के, क्या इसको अमेरिका भी उतनी ही थ्रेट के तौर पर देख रहा है? इनकी जो री इमर्जेंस इस वक्त अफगानिस्तान में हम देख रहे हैं और आए रोज उसकी मिसालें हमें मिल रही हैं। मेरे ख्याल में अमेरिका के रवैये में कुछ तब्दीली आई है, और जो दोहा में मुज़ाकरात हुए हैं ये एक मुस्बत पेशरफ्त है। अगर आपको याद हो तो 15 अगस्त के फौरन बाद अमेरिका में एक बड़ी एनवायरनमेंट बन गई थी पाकिस्तान के खिलाफ, और वजीर खारजा ब्लिंकन साहब ने जब कांग्रेस में ये कहा कि जी पाकिस्तान जिम्मेदार है, तो उससे ये तासुर उभरा कि ये दोबारा पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाना चाह रहे हैं। लेकिन उसके बाद जब उनके जर्नैलों ने जाके वहां पे कांग्रेस में अपनी कहा कि ये तो स्ट्रेटेजिक फेलियर थी, और उधर एक इदराक आना शुरू हुआ कि नहीं, पाकिस्तान का तो मौकफ जो है वो दुरुस्त साबित हुआ, और सियासी तौर पर जो एंगेजमेंट है पाकिस्तान बार बार कह रहा था अमेरिका को, तो ये अच्छी बात है कि अमेरिका ने तालिबान से बातचीत शुरू की है। मुझे नहीं पता कि उस बातचीत के हवाले से वो बर्फ पूरी तरह पिघल गई है या नहीं पिघली है, लेकिन कम से कम इस हवाले से जरूरी है कि ये सिलसिला शुरू हो गया है, और उसके बाद अमेरिका के लिए ये मुमकिन हो सकेगा कि वो तालिबान से वो यानी मुतालबात कर सके जो उनके 2020 फरवरी के जो एग्रीमेंट था उसके अंदर, डील के अंदर लिखे हुए थे। हमें भी बहुत इस बात का है कि भाई काउंटर टेररिज्म के हवाले से सिर्फ अमेरिका का ही खदशात नहीं है, सबके खदशात हैं, हमारे भी खदशात हैं। तो इस दफा वज़ीर खारजा का एक जो अच्छा बयान आया उसमें उन्होंने कहा कि इस दौरे में तालिबान ने उनको एश्योरेंस दी है कि BLA और TTP को वहां पे जगह नहीं लेने देंगे। पर मैं समझता हूं कि अब इस किस्म का बयान तालिबान की तरफ से आना चाहिए, एक फॉर्मल बयान आना चाहिए तालिबान की तरफ से। हमें अगर उन्होंने एश्योरेंस दी है तो उसको पब्लिक एश्योरेंस में बदलना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के लिए ये बहुत ही सेंसिटिव हसास मामला है, और हमने बड़ा जख्म खाए हैं इन दो तंजीमों से। तो इस वजह से मेरे ख्याल में जहां अमेरिका और तालिबान के मुज़ाकरात आगे बढ़ते मैं देख रहा हूं और देखना चाहिए भी, वहीं पे मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान के भी जो मामलात हैं तालिबान के साथ, तमाम उन वादों के हवाले से बिलखुसूस दहशतगर्दी को रोकने के लिए वो बातचीत आगे बढ़नी चाहिए। ठीक है, राइट। लेकिन शहजाद साहब, आपका इस पे क्या टेक है? जब आप अफगान सरजमीन की हम बात कर रहे हैं कि वो किसी और मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, ये एक बहुत बड़ा वादा है जो कि तालिबान ने पूरी दुनिया से किया है। पाकिस्तान स्पेसिफिक जिन कंसर्न्स की बात अभी एजाज साहब भी कर रहे हैं, आप भी उनको ग्रे एरियाज की तरह ही डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन क्या चीजें हैं जो आपको अभी भी लगता है कि हतमी है और हमें तालिबान हुकूमत से वो लेवल ऑफ एश्योरेंस मिल सकता है, स्पेशली रिगार्डिंग TTP और BLA जिसका भी तस्करा एजाज साहब भी कर रहे हैं? देखिए, एश्योरेंस तो बहुत सारी चीज़ों के लिए चाहिए। इनके जो स्पोक्सपर्सन है, स्पोक्समैन है, मोहिब अल्लाह समथिंग, आई थिंक नाम मुझे इस वक्त ज़हन से निकल, उनकी अपनी स्टेटमेंट थी कि हम ये जो बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, इसको ओपन देखना चाहते हैं। उनकी लोगों की डिमांड है कि तुरखम और चमन जो है इसको हर वक्त खुला होना चाहिए और ओपन फ्रीडम के साथ मूवमेंट होनी चाहिए। उनकी ज़रूरियात भी हैं और वो ज़रूरियात के पेश नज़र उनके अवाम की ख्वाहिश भी है, लेकिन साथ ही साथ इसका एक सियासी पस मंज़र है, और उस सियासी पस मंज़र को उनके स्पोक्समैन ने बड़े तरीके से कहा कि हम अपने तल्लुकात पेशावर और कोयटा तक बढ़ाना चाहते हैं। अच्छा, तो और समझते हैं कि हैं और बढ़ाना चाहते हैं। तो ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जिसके ऊपर के आने वाले दिनों में अफगानिस्तान और तालिबान, इन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में इसके ऊपर एक दफ़ा बात भी खुल के होनी चाहिए। उसके साथ ही साथ जो सबसे बड़ा और इमीडिएट प्रॉब्लम है वो TTP का और दाइश का वहाँ पर पहुँच जमाने का है। ये याद रखिए कि उनकी अपनी रेगुलर फोर्सेस या रेगुलर आर्मी अभी तक इस्टेब्लिश नहीं हो पाई है। उनकी रेगुलर जो लॉ एनफोर्समेंट समझ लीजिए, या उसके साथ उनकी जो मिलिट्री जो उनका सेटअप है,
वो मुकम्मल नहीं है, इसलिए बहुत सारी स्पेसेस अनगवर्नड हैं। ये हमें बड़ा क्लियरली पता होना चाहिए कि उन अनगवर्नड स्पेसेस के ऊपर अभी तक तालिबान उस तरीके से काबू नहीं रख सके। बेशक वो काबिल में हुकूमत में बैठे हैं, लेकिन ये लोग अभी भी वहां पर, तो इसलिए जब तक वो अनगवर्नड स्पेसेस रहेंगी उस वक्त तक, और मे बी दिस इज वन पॉइंट जो कि पाकिस्तान को लेके जाना चाहिए लार्जर वर्ल्ड के पास, और खासतौर पे अमेरिका जैसे मुल्क जिन्होंने इनके पैसे पर रखे हुए हैं, कि अगर हम ये इनको सपोर्ट और उनके हक के मुताबिक नहीं दे पाएंगे तो फिर ये अनगवर्नड स्पेसेस कभी भी गवर्न नहीं होंगी। Correct. और वहां पर वो कुछ पनपेगा जो कि फिर दुनिया के लिए भी और पाकिस्तान के लिए तो यकीनी तौर पर एक खतरा बनेगा। पाकिस्तान को अफगानिस्तान और तालिबान के साथ अपने इसके ऊपर बहस और इसके ऊपर बातचीत जारी रखनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ मेरे ख्याल में मुकम्मल तौर पर वो तैयारी भी करनी चाहिए कि हमें जानना चाहिए कि उनकी लिमिटेशंस कैपेसिटीज में शायद ये मुमकिन ना हो। पाकिस्तान को खुद इन चीज़ों को नोटिस में रखना, इनको कंट्रोल करना और इनको निप करना भी उतना इंपॉर्टेंट होगा। करेक्ट नाजरीन, आई हैव टू वाइंड अप ऑन दैट नोट। इस सेगमेंट का इख्तिताम करते हैं। थैंक यू टू बोथ द जेंटलमैन। फौरी नाजरीन ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं, फिर वापस आएंगे अपने अगले सेगमेंट के जानिब और कुछ सियासी सरगर्मियों की बात करेंगे लोकल सतह पर, डोमेस्टिक सतह पर। स्टे विद अस। जब सख्त जमीन पर बैठकर पढ़ना पड़े तो स्कूल आते वक्त खुशी का लेवल भी नीचे ही होगा। मगर अब टाट पर नहीं बल्कि ठाट बाट से, इज्जत से, आराम से कुर्सी मेज पर बैठकर पढ़ेंगे खैबर पख्तूनख्वा के सब बच्चे, क्योंकि सूबाई हुकूमत 6 अरब रुपए की लागत से 28 अजला में सरकारी स्कूलों को दे रही है नया फर्नीचर। अब 24 लाख से जायद मजीद बच्चे मुस्कुराएंगे, उछलेंगे, कूदेंगे, खुशी से पढ़ेंगे। पाकिस्तान के लिए अगर कुछ बड़ा काम करना है तो सबसे पहले सरकारी स्कूलों को सिर्फ बेहतर नहीं बेहतरीन बनाना है, और ये तो हम करके रहेंगे। महकमा इब्तिदाई और सानवी तालीम, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा। नाजरीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आगे बढ़ते हैं, अपने दूसरे सेगमेंट का रुख करते हैं। ऑपोजिशन और हुकूमत की तरफ से चूंकि महंगाई का एक इशू सबसे फॉरमोस्ट नजर आता है, बढ़ता हुआ इन्फ्लेशन का जो प्रेशर है तमाम इतराफ से उसको एक तो फील किया जा रहा है, महसूस किया जा रहा है, और इसमें जो बयानिए हैं वो भी बिल्कुल पोल्स अपार्ट, लेकिन दोनों के बड़े एविडेंट और भरपूर बयानिए हम तमाम के सामने हैं। एक तरफ तो अपोजिशन पीडीएम और पीपल्स पार्टी दोनों, चूंकि अब दोनों अलहदा हैं, इस हवाले से ये कह चुके हैं कि जिलाई सतह पर भी लोगों को, आवाम को निकलने की अपने घरों से अपील की जा रही है। हत्ता के कायदे हस्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब भी ये बात कर चुके हैं कि अवाम अपने घरों से निकलें और फिर उनको लीड करेंगी ये तमाम अपोजिशन की जमातें। तो एक तो ये एहतजाजी जो सिलसिला है वो अपोजिशन की तरफ से बढ़ाया जा रहा है आगे। कल भी हमने जो कौमी असम्बली का इजलास देखा था, भरपूर तरह से वहां पर भी हमने देखा कि अपोजिशन और गवर्नमेंट ने अपने अपने पर्सपेक्टिव्स और बयानिए इस हवाले से सामने रखे। फिगर्स पर बात हुई, स्टेटिस्टिक्स पर बात हुई, मुख्तलिफ बयानात पर बात हुई जो कि दिए गए हैं, और ये तमाम जो सिलसिला है वो इस वक्त जारी और सारी है। अपोजिशन की तरफ से एक तो बहुत एक इसको फॉरमोस्ट एक इस डोमिनेंट मसले को आगे बढ़ाया जा रहा है, और इस हवाले से जो एहतजाज है उसका एक रिन्यूड सिलसिला 20 अक्टूबर से, अक्टूबर ने ऐलान किया है, पीडीएम ने स्पेसिफिकली ऐलान किया है कि इसको अब आगे बढ़ाया जाए, और रोज बरोज हम इसका एक सिलसिला देख रहे हैं। दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से ये कहा गया है कि बैनुल अक़वामी फैक्टर्स इसमें सबसे ज्यादा डोमिनेंट किरदार अदा कर रहे हैं महंगाई में, और दूसरी बात ये कि इशियाए खुर्दनोश की कीमतें कम की जाएंगी और उस हवाले से रिलीफ दिया जाएगा। हुकूमत ये भी कह रही है कि टारगेटेड सब्सिडी के जरिए जो पेट्रोलियम मसनूआत में एक इजाफा नजर आ रहा है बैनुल अक़वामी सतह पर, तो टारगेटेड सब्सिडी एडिबल आइटम्स पे दी जाएगी ताकि एटलीस्ट दूसरे पॉइंट पर आवाम
अवाम को रिलीफ दिया जा सके। वजीर आजम इमरान खान ने भी इस हवाले से जो गुफ्तगू की वो भी एक तरह से नजर आ रहे हैं कि अपने गवर्नमेंट को उन्होंने डायरेक्ट किया है कि इस हवाले से जो कुछ कर सकते हैं करें, बिला तफरीक एक्शन लें होर्डर्स और मुनाफाखोरों के खिलाफ। और साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि जो महंगाई कंट्रोल कमिटीज हैं उनको एक मरतबा फिर फाल कर दिया गया है। लाहौर भी जब वो गए और इस मरतबा जब उन्होंने लाहौर का रुख किया वजीर आजम ने, तब उन्होंने सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटाइज किया अपने तमाम एजेंडा में वो इस एक प्रॉब्लम को किया। और गवर्नेंस के लेवल पे ये चीजें क्यों बेहतर नहीं हो पा रही हैं, इस हवाले से भी वजीर आजम इमरान खान ने पंजाब की तमाम क़यादत से पूछा। तो एक तो ये नाजरीन दोनों जो बयानिए हैं उनके ऊपर तो बात हम करेंगे ही, लेकिन साथ साथ ये भी बात करेंगे कि गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों के बास्केट में इस वक्त जो चीज़ें हैं या जो हैव दे पुट देयर एग्स इन जस्ट वन बास्केट, या फिर उनके पास और भी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि डोमिनेंट हैं या जो उनके हवाले से प्ले अप करे जा रहे हैं। जैसे बलूचिस्तान का भी एक काफ़ी नुमाया एक पूरा मैटर है जो कि चल रहा है। हमने अब से कुछ देर पहले ऐसी इतलात कुछ चैनल्स पर देखी कि जाम कमाल साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है बतौर वज़ीर आला बलूचिस्तान, लेकिन फिर फौरी बाद जाम कमाल साहब के जो स्पोक्स पर्सन है और बलूचिस्तान हुकूमत की तरफ से इस खबर को रद्द कर दिया गया कि इन खबरों में कोई सदाकत नहीं है। तो क्या ये मामला भी इसी कंटिन्यूटी में देखा जा रहा है? तमाम उमूर पे बात करने के लिए मेरे साथ बड़ा पर्टिनेंट गेस्ट पैनल है। डॉक्टर शाजिया सुमरो मुझे यहाँ इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन कर रही हैं, मेंबर कौमी असेंबली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। वेलकम शाजिया साहिबा, शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी के लिए। आलिया हमजा मलिक साहिबा, मेंबर कौमी असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लिमानी सेक्रेटरी, मुझे बजरिया TVU लिंक लाहौर से ज्वाइन कर रही हैं। बहुत शुक्रिया आलिया आपके वक्त के लिए, आपकी मौजूदगी के लिए। और दोनों बहुत लॉजिकली अपनी दोनों खवातीन अपनी पार्टीज़ को बड़े रैशनल के साथ बात करती हैं। तो शाजिया साहिबा मैं आपसे आगाज़ करती हूँ, आप बताइएगा इनिशियल आपका ब्रीफ रिमार्क, ये तमाम चीज़ें PDM पीपल्स पार्टी गोया के अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है इससे पहले भी एहतजाजी एक सिलसिला शुरू हुआ था, कल्मिनेट कहीं नहीं हो पाया, और वो मार्च वगैरह जब आप PDM का हिस्सा हुआ करते थे तब तो ना हो पाया, अब आप क्या अलहदा होने के बावजूद भी समझते हैं कि गवर्नमेंट को इन उमूर पे आप टफ टाइम दे पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मोना। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आपके चैनल के तवज्जुद से अपनी पार्टी और जितने भी खुर्शीद शाह साहब के चाहने वाले हैं उन सबको मुबारकबाद देना चाहूँगी कि आज उनकी बेल हुई है और फाइनली वो 2 साल कैद में रहने के बाद रिहा हुए हैं। दूसरी बात आपने की कि PDM का हिस्सा होते हुए या PDM का हिस्सा ना होते हुए भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या रोल होगा इस दौर में। तो मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो पार्टी है जिसने हमेशा अवाम का साथ दिया है, अवाम की तकालीफ को समझा है और जमहूरियत के जो रवैये हैं या जमहूरियत की जो रिवायात हैं उनको फॉलो करते हुए हमेशा वो एहतजाज करती रही है और आगे भी करती रहेगी। देखिए, जब PDM का हिस्सा थे हम लोग तब भी हमने एक स्ट्रेटजी बनाई थी जिसको फॉलो करते हुए आपने देखा कि चाहे बाई इलेक्शन हो, सेनेट इलेक्शन हो या कोई भी इलेक्शंस हो, हमने PTI को या इस गवर्नमेंट को हमने टफ टाइम दिया था और उसका रिजल्ट आपके सामने है कि अवाम ने हर जगह पे PTI को रिजेक्ट किया और जितने भी बाई इलेक्शंस थे पाकिस्तान में वो अपोजिशन लीडर के लोगों ने ही जीते थे। तो पहली बात ये आती है कि हम ये देखें कि जब इमरान खान नियाज़ी साहब अपोजिशन में होते थे तो जो वो उन्होंने कंटेनर पर खड़े होकर 8 रुपये फ़ी यूनिट जब बिजली होती थी तब उन्होंने बिल जलाए थे, बिल फाड़े थे और सिविल नाफरमानी के जो फरमान जारी किए थे, क्या वो अब उन्हीं चीज़ों को फॉलो करेंगे या करवाएंगे जो हुकूमत में ना होते हुए उन्होंने अवाम को सबक दिए थे। तो 1 करोड़ की नौकरियां और 50 लाख घर का वादा करके वो आए थे, लेकिन उससे ज़्यादा लोगों को बेरोज़गार कर दिया और बेघर कर दिया है। तो मैं ये समझती हूँ कि इनके कौल और फ़ैल में तज़ाद है। हालांकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने हमेशा ये कहा है कि अवाम के लिए जो भी बात होगी, और जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब ने अपनी पहली स्पीच में ये कहा था कि अवाम की बात होगी, पाकिस्तान की बात होगी, हम आपके साथ एज अ पाकिस्तानी खड़े हुए होंगे, ना कि एक अपोजिशन। सही, तो सही। जब ये सारी चीजें हैं, आपको अपोजिशन सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं और आपने हमेशा जब भी आप फ्लोर ऑफ द हाउस आए, वैसे तो आप आते नहीं हैं, लेकिन जब भी आते हैं आप चोर डाकू के और NRO के नारे लगा के आते हैं, लेकिन पहले ये तो बताते हैं आपको आपसे NRO मांग कौन रहा है। लेकिन अच्छा शाजिया साहिबा, ये भी है कि PDM तो अब जो मौजूदा PDM है वो तो आपकी जमात को ये इल्जाम देते हैं कि आपकी वजह से, आपने चूंकि जिद की और आपने इस्तीफों से आप लोग मुनहरिफ हो गए, इस वजह से ये पूरा लाइंस टूटा। क्या अगर ये होता है इन प्लेस, आप क्या बेहतर एक स्ट्रेटेजी मिलकर बना पाते गवर्नमेंट के खिलाफ? मैं इस नुक्ते पे आपके पास वापस आती हूँ। आलिया साहिबा, योर इनिशियल रिमार्क,
आप एक तो रिस्पॉन्ड कीजिएगा और टारगेटेड सब्सिडी की आप लोग बात कर रहे हैं, ये बताइएगा कि क्या ये चीजें आपको लगता है अवामी प्रेशर को आपके लिए कम कर पाएंगी? क्योंकि अभी जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ उसमें इमरान खान साहब वजीर आजम ने ये कहा कि आप जो तमाम जो MPAs MNAs हैं वो अपने हलकों में टाइम स्पेंड करें, तो ये बताइएगा। तो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मोना। मोना, मैं तो आपके तवज्जुद से बिल्कुल लॉजिकली आवाम के सामने कुछ चीज़ें रखना चाहती हूँ। आज एक क्लिप वायरल हुआ है जिसपे जो बाइडन जो है उनसे पूछा जा रहा है कि गैस या पेट्रोल की कीमतों के बढ़ने की क्या वजह है, तो उनको टोटल उसमें हेल्पलेस दिखाया और ये कहा जा रहा है कि ये कीमत 2022 के आखिर में कम होगी। मैं तो सिर्फ इतना पूछूंगी, अमेरिका दैट इज़ अ सुपर पावर, वो इस वक्त बेबस है। हम कहते हैं और हमें ये ताना दिया जाता है कि अमेरिकन की तो कुव्वत खरीद बहुत है, ये आपके सामने है। हायर इन्फ्लेशन स्क्वीजिंग यूएस कंज्यूमर्स एज फूड प्राइसेस रेंट्स एक्सेलरेट। फिर ये जी बाइडन वर्सेस बिग मीट, ये और वहां पर जो अगस्त 2020 और उन्होंने अभी अगस्त का कंपैरिजन किया है, बीफ जो है 17%, फिश 11%, चिकन 9%, एप्पल्स और बाकी, मतलब वो ये कह रही है कि यूएस में इन्फ्लेशन 30 साल की जो है ना हाईएस्ट सतह पर पहुंच गई है और इतने मतलब पर कैपिटा इनकम जिसकी कहानी सुनाई जाती है, उसके बाद वहां पर भी लोगों की चीखें निकल आई हैं। कनाडा इन्फ्लेशन हिट्स 18 ईयर्स हायर्स विद इलेक्शन जस्ट डेज अवे, ये उनके इलेक्शन से पहले की अगस्त की रिपोर्ट है। फिर ये मेरे पास सिटी ग्लोबल इकोनॉमिक की रिपोर्ट है और उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह कोरोना मसला था, आलमी वबा थी, उसी तरह महंगाई भी एक आलमी मसला बन गया है। जबकि ऑपोजिशन का ये ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने यूएस में, यूके में, कनाडा में सब जगह हमने महंगाई कर दी है। यूके बिगेस्ट पोल्ट्री सप्लायर वार्न्स ऑफ बिग राइस एंड प्राइस ऑफ चिकन। ये मेरे पास यूनाइटेड स्टेट का चार्ट है कि जो अक्टूबर के अंदर, अक्टूबर 2020 के अंदर 1.2 का फिगर था इन्फ्लेशन का, अब वो 6% को क्रॉस कर गया। रशिया के अंदर 7% को वो क्रॉस कर गया और ये मैं अभी जुलाई का फिगर दे रही हूं। और इसी तरह से यूके के अंदर 8.2 का फिगर इन्फ्लेशन का क्रॉस कर गया और यही हालात कनाडा के अंदर है। आप यूनाइटेड स्टेट की फूड रिपोर्ट अगर पढ़ ले, जो उनका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है, 40% वो ये कह रहे हैं कि ओवरऑल फूड प्राइसेस बढ़ गए हैं। अब आ जाए हम क्या कर सकते थे और हमने क्या किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब ऑपोजिशन ये सियासत करने लगती है ना, तो मेरा ये ख्याल है कि सियासत की जाए उन चीज़ों के ऊपर जिन पर करनी चाहिए। आज ये पहली दफ़ा महंगाई पर बात करें, इसीलिए हमारे अवाम समझदार है और हम अपने अवाम को यही बताना चाहते हैं। 4 चीज़ें जो मेजरली मैं जिनका कंपैरिजन आपके सामने रख देती हूँ। खुर्दनी तेल पूरी दुनिया के अंदर 50% बढ़ गया, हमने 38% बढ़ा है। यूरिया सारी दुनिया के अंदर 66% बढ़ गई है, हमने 28% बढ़ा है। 5000 का एक बैग पे रिलीफ दे रहे हैं और ये मैं नहीं कह रही, ये पूरा आधे सफ़े का अखबार का छपा है फर्टिलाइजर्स कंपनी की तरफ से। चीनी सारी दुनिया में 53% बढ़ी है, हमने 15% बढ़ाई है। गैस पूरी दुनिया में 101% बढ़ी है, हमने 17% बढ़ाई है। और इसी तरह से ये जो हमारा जो पेट्रोल वगैरह उसकी प्राइसेस भी पूरी दुनिया इस वक्त शॉक में है। बड़े बड़े आपने भरपूर तरह से ये इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव का आपने एक हवाला दिया है, लेकिन आपकी तरफ मैं जब आऊं तो ये बात भी एक है ना एविडेंट के क्या अगर हमारा रुपया बनिस्बत डॉलर अगर उसमें कुछ स्ट्रेंथ होती या अगर वो थोड़ा उससे कम होता, थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग होता अगेंस्ट द डॉलर, तो कुछ हद तक तो हम उसको कटेल। प्लीज होल्ड ऑन टू दैट पॉइंट आलिया साहिबा, मैं आपकी तरफ लौटती हूं, आप एट लेंथ उसका जवाब मोना, मैं अपनी बात सिर्फ कंप्लीट कर लूं। मोना, मैं सिर्फ अपनी बात कंप्लीट कर लूं क्योंकि मैंने सिर्फ एक पर्सपेक्टिव दिया था और इन्फ्लेशन का दिया था कि ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या हो रहा है। उसके बाद मुझे ये जो आपका सवाल है कि जी डॉलर वाला, सबसे बड़ी बात है आज हम 24 अरब का डॉलर मार्केट में फेंकते हैं, आपके मेरे टैक्स पेयर्स के पैसे का है, हम अपने डॉलर को ले जाते हैं 100 रुपए के ऊपर, महंगे महंगे कमर्शियल कर्जे लेते हैं, 2 साल हमारे आराम से गुजर जाएंगे, हम हर चीज को फ्रीज कर देते हैं, लेकिन 2 साल बाद भी तो उसकी कीमत मुझे या आपको पे करनी है। ठीक है, तो हम उसका क्या करें? हम तो अपना पूरा पॉलिटिकल कैरियर दांव पे लगाकर ये काम कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि ये कौम कर्जों तले जकड़ी जाए। जो पिछले वाले करते रहे हैं, हम रिफॉर्म्स करना चाहते हैं, हम नस्लों का ये एक अलग बहस है ना, हम क्योंकि ये डॉलर रुपए पैरिटी की बात है, ये एक अलग पैराए में बहस है, आप इसके ऊपर फिर तफसील से बताइएगा। लेकिन शाजिया साहिबा, ये सवाल जाहिर है पीडीएम और पीपल्स पार्टी
आप लोगों के ऊपर भी तो ये बात लागू होती है कि अगर आपके लिए, जैसे आपने कहा कि आप हमेशा आवाम के साथ खड़े हुए हैं, अगर आवाम इतना ही आपको आवाम के प्रॉब्लम से सरोकार था, तो क्या आपको अपनी तरफ से एफर्ट नहीं डालनी चाहिए थी कि आप पीडीएम अलायंस का एक हिस्सा रहते और जॉइंटली आप ये तमाम चीजें अपोजिशन के तौर पर हुकूमत को पेश करते? देखिए मोना, सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगी, जो अभी आलिया साहिबा ने बात की, जो उन्होंने कंपैरिजन की यूएस और कनाडा और दूसरे ममालिक की, मैं सिर्फ इनसे ये कहूँगी कि मुझे सिर्फ आप रहीम यार खान, सिब्बी, पेशावर और हैदराबाद की जो जहाँ पे जितनी महंगाई है या जो भी स्टेटस है वो आप मुझे बता दें तो मैं आपसे आपकी डिबेट को मान जाऊंगी। दूसरी बात ये है कि जो जिन कंट्रीज का आप बता रहे हैं वहाँ पे सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गवर्नमेंट की, जिसमें हेल्थ आ गई, एजुकेशन आ गई, और उनकी पर कैपिटा इनकम आप देख लें तो वो आप उनके साथ कंपेरिजन ना करें, आप कंपेरिजन अपने जैसे मुल्कों के साथ करें तो ज्यादा बेहतर होगा। आलिया सिर्फ मुझे बात कंप्लीट करने इजाजत दे दें। आलिया मुझे सिर्फ बात कंप्लीट करने दीजिए। दूसरी बात यह है कि जब आप बात करते हैं तो सबसे पहले तो आपको अगर इन्फ्लेशन पे कंट्रोल करना है ना तो अपनी इंपोर्ट को कंट्रोल करना होगा। आप बाहर से जो बहुत महंगी महंगी चीजें मंगवा रहे हैं, अभी आपने रिसेंटली आपने देखा होगा कि पंजाब गवर्नमेंट ने 37 मिनिस्टर्स हैं और जिनके लिए 36 न्यू इंपोर्टेड गाड़ियां मंगवाई हैं, तो वो आप अवाम पे नहीं खर्च कर सकते थे। आप अवाम को भूखा मार रहे हैं, खुदकुशी पे मजबूर कर रहे हैं, लेकिन मिनिस्टर्स को आप नई ब्लड प्रूफ गाड़ियां जरूर दे रहे हैं इंपोर्टेड। और यहाँ पे अगर आप देखें कि कोरोना की मद में आपके पास जितना भी फंड आया था, मुझे एक बात बताइए कि आपने क्या ट्रीटमेंट दी, कितने, मुझे सिर्फ बलूचिस्तान का स्टेटस बता दीजिए कि वहाँ पे कितने आप लोगों ने वेंटिलेटर्स प्रोवाइड किए, वहाँ पे कितना आपने अपग्रेड किया है हॉस्पिटल्स को। सिर्फ इस्लामाबाद के हॉस्पिटल्स का मुझे बता दीजिए कि कितनी हॉस्पिटल्स को आपने कोरोना के लिए अपग्रेड किया। एक आपने यूनिट बनाया, वो भी इस्लामाबाद से बाहर बनाया जहाँ पे कोई नहीं जाता हेल्थ कार्ड वगैरह है, नहीं, वहाँ पे कोई भी नहीं जाता। मोना, मैं आपको एविडेंस दे सकती हूँ। और उसके बाद जितने बर्डन है कोरोना के पेशेंट्स का, वो सिर्फ 2 हॉस्पिटल्स पर है, पॉलीक्लिनिक और पेम्स पे, लेकिन वहाँ पे कोई अपग्रेडेशन नहीं है। आप कंपेरिजन कर रहे हो बाहर के ममालिक में, बाहर के ममालिक से कंपैरिजन ना करें। आप सिर्फ एक सूबे को दूसरे सूबे से कंपेयर कर लें तो आपको बहुत सारा आपको लगता है कि ये सूबाई बुनियादों पर भी यहाँ पर डिस्क्रिमिनेटरी देखिए। दूसरी बात ये कि आप ये देखिए ना कि अभी रिसेंटली डेंगू आया हुआ है और डेंगू के लिए आप क्या ले रहे हैं, उसके लिए स्टेप्स क्या हैं? बीइंग अ डॉक्टर उन्होंने आपको नहीं मोना, मैं तो वो चीज बता रही हूँ, मैं वो चीज बता रही हूँ जो अवाम की जरूरत है, अवाम के लिए नहीं। आप क्या कहूँ, नहीं देखिए 2010 में फ्लड भी आया था, बहुत ज्यादा इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की और कीमतों की महंगाई थी, सब कुछ था, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट होते हुए हमने अवाम के ऊपर वो प्रेशर नहीं डाला था। और आपको पता होना चाहिए, आप मीडिया पर्सन हैं, आपको पता होना चाहिए कि कितना कंट्रोल किया गया था कि अवाम पे बर्डन ना पड़े। उसके बावजूद भी हमने पेंशन भी बढ़ाई और लोगों की, लेकिन अच्छा शादिया साहब, जो प्राइमरी सवाल था रिगार्डिंग पीडीएम एंड पीपल्स पार्टी, अगर आप ये तमाम चीजें जॉइंटली करते हो ऑपोजिशन के साथ रह के, पीडीएम तो आज तक कहते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी डायलॉग के लिए दरवाजे बंद नहीं किए हैं। अगर पीडीएम ने या पीडीएम में रहते हुए या पीडीएम से बाहर अवाम के लिए कोई भी काम करना होगा, इंशाल्लाह हम करेंगे। अगर पीडीएम का हिस्सा बन के करना होगा तब भी हम करेंगे। लेकिन इसमें तो कोई इख्तिलाफ नहीं ना कि अगर आप ज्वाइंट रह के करते और जिस तरह का मोमेंटम में गेन किया था आपने, बिल्कुल ठीक है। तो ये एक एटलीस्ट शाजिया साहिबा ने ये बात एक्सेप्ट की है। लेकिन आलिया साहिबा ये बताइएगा, एक तो इंपोर्ट बिल की बात और 2-3 बातें खासी रेलेवेंट हैं। फ्लड्स का जिक्र हुआ, ये बात सही है कि हमने उस वक्त फ्लड्स भी देखे, और जो ग्लोबल रिसेशन था 2008, 9, 10, ये तमाम ग्लोबल रिसेशन में गुजरे। उसके बावजूद वो कहते हैं कि जी चूंकि करेंसी बनिस्बत डॉलर मुस्तहकम थी बैक इन द डे, तो इतनी जो उसका एक इम्पैक्ट था पाकिस्तान में उस तरह से नहीं आया, क्योंकि पेट्रोल इस वक्त इतना जो अभी कीमत है वो इससे पहले कभी नहीं रही है। मोना, मैं बहुत ज़्यादा बातों का जवाब देना चाहती हूँ, अनइंटरप्टेड देना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, इनकी इस बात पर आज मुझे एक सवाल आज आप मेरी बहन से पूछते, पर कैपिटा इनकम होती क्या है? आज मुझे कोई ये समझा दे, पूछें आप,
मैं इसीलिए बीच पे टोक के ये सवाल पूछना चाहती थी। पूछिए आप पर कैपिटा इनकम क्या है? एक रटा रटाया जुमला हर कोई कहता है पर कैपिटा इनकम ये है। यहां पर इस कमरे के अंदर 5 लोग हैं, एक की तनख्वाह 20,000 है, एक की तनख्वाह 50,000 है, आपकी तनख्वाह 5 लाख है, मेरी तनख्वाह चलें जी एज्यूम कर लेते हैं 50 लाख है, शाजिया की तनख्वाह 10 लाख है। तो एवरेज जो निकल कर आएगा पर कैपिटा, देखिए एक सेकंड ये अवाम के समझने के लिए, इसलिए कि इसका रोना छोड़ दें। पर कैपिटा की डेफिनेशन मैंने पूछी थी, मुझे नहीं जवाब मिल रहा तो मैं समझा रही हूं। उसकी एवरेज निकाली जाएगी। अब 50 लाख, 10 लाख, 12 लाख और जिनकी 20,000 है उनका अगर आप एवरेज निकालेंगी तो ये 20 लाख का निकलेगा। तो क्या हमारी ये इस पूरी, तो ये तो कोई चीज ही नहीं है कि जिसका कंपैरिजन कहा जाता है। पहले इनसे कहे पर कैपिटा इनकम की डेफिनेशन देखें, उसके बाद ये मुझे बता दे डेट टू जीडीपी पे क्यों नहीं हम बात करते हैं, हमारा जो है हम टैक्स टू जीडीपी पे क्यों नहीं बात करते हैं, जब हम एकदम जब जो ये मतलब समझने की बात है। और मैंने बड़ी अच्छी तरह, मैं कोई पॉलिटिकल इस पे बात नहीं करना चाह रही थी, लेकिन मैं सिर्फ इतना अब बता दूं हुकूमत की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आज 50% लोगों को कोरोना वैक्सीन मुफ्त लग रही है। 18वीं तरमीम के बाद ये वफाक की जिम्मेदारी नहीं है कि वो हैदराबाद में जाके महंगाई भी कंट्रोल करे। इन्होंने मुझसे पूछा था ना, मैं हैदराबाद का डेटा बता दूं, कराची का मैं आपको बता देती हूं। डीसी रेट के अंदर और जो हमारा यानी सरकारी रेट कह ले और जिस पे खरीदार कर रहे हैं लोग, वो सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा महंगाई इस वक्त कराची हैदराबाद के अंदर है। आटा जो पूरे पंजाब में 1100 का मिल रहा है, 1500 का मिल रहा है कराची के अंदर। ये लोग किस दुनिया में रह रहे हैं? हम पूरे पाकिस्तान या तो 18वीं तरमीम का रोना रोना छोड़ दें। वैक्सीन आपको वफाक ने देनी है, आपके अस्पताल वफाक ने संभालने हैं। उसके अलावा इन्होंने कहा कोरोना फंड से, भाई पूरे मुल्क को हम एक एक वैक्सीन प्रोवाइड करें जिसमें 90% हमने खरीदी हुई है। फिर आप आजे, आपने मुझसे कहा पेट्रोल की बात कीजिएगा इंपोर्ट बिल, मैं इंपोर्ट बिल की तरफ आ रही हूँ। अगर इंपोर्ट बिल मतलब मेरे पास, एक सेकेंड में आप पहले वाली बातें कंप्लीट कर लूं फिर मैं आपका क्वेश्चन ले लेती हूँ। इंपोर्ट बिल की सिचुएशन मतलब हम वो इंपोर्ट बिल या वो वाला डॉलर नहीं है 100 रुपए का डॉलर करो, उसके बाद लग्जरी आइटम भी मंगवाओ, लग्जरी गाड़ियां भी मंगवाओ, जिसका जो दिल चाहे। पाकिस्तान को एक इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी कर दो। मैं बार बार लोगों के समझाने के लिए जो मिसकंसेप्शन क्रिएट की गई, अगर किसी ने इंपोर्ट का डेटा निकाल के देखा हो, सनती जरी इक्तसादी मैदान की वजह से मशीनरी आ रही है, रॉ मटेरियल आ रहा है, केमिकल मेटल इंपोर्ट हो रहा है। भाई मुझे वो चीज मेक इन पाकिस्तान पसंद है कि अगर मैं रॉ मटेरियल बाहर से खरीदूं और वैल्यू एडिट करके मैं उसको एक्सपोर्ट कर दूं, दैट मींस आई एम अर्निंग समथिंग। अगर मैं गाड़ियों की किट्स बाहर से मंगवाकर लोकल असेंबलिंग कर दूं या मैं मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दूं, अब आ जाए डॉलर के ऊपर। नहीं, देखें मोना, मैं पूरा बात, मैं खुर्शीद शाह साहब पे भी बात करना चाहती हूँ, मैं पूरी बात करना चाहती हूँ। रीजन आपको आगे प्रोग्राम में मैं इसलिए रुक रही हूँ जी, मैं इसलिए आपको कह रही हूँ। आई एम श्योर शाजिया साहब को भी जाना होगा। एक क्विक हम लोग इस पे आप दोनों की बात सुन लेते हैं, फिर उसके बाद वाइंड अप करते हैं। शाजिया साहब 18वीं तरमीम का बार-बार जिक्र आ रहा है, इसका जवाब दे दें, फिर मैं आलिया साहिबा से। देखिए मोना, मैं सिर्फ 18th अमेंडमेंट के लिए आई कंक्लूड ऑन यू। आलिया साहिबा मैं आपकी तरफ लौटती हूं, आप कंक्लूड कीजिएगा। देखिए 18th अमेंडमेंट के लिए मैं सिर्फ ये कहूंगी कि इमरान खान नियाजी साहब के पास जब केपी गवर्नमेंट थी तो उनसे पूछ लें कि 18th अमेंडमेंट क्या है, तो वो किस तरह से 18th अमेंडमेंट के फेवर में बात करते थे। अब उनको क्यों वो चीज़ काटने लगी है, वो ये सिर्फ बता दें। और दूसरी बात ये कि आप अवाम में जाएंगे ना, तो आपसे अवाम डेफिनेशंस नहीं पूछेगी, आपसे अवाम ये पूछेगी कि रोटी कितने की मिल रही है। आपने अवाम की इज्जत नफ्स पे डाका डाला है, आपने लंगर खाने और मुसाफिर खाने खोल के उनकी इज्जत नहीं बढ़ाई है, आपने उनको मजबूर कर दिया है हाथ फैलाने पे। आप उनकी इज्जत तब करते जब आप उनको रोजगार मुहैया करते। आपने आकर डेफिनेशंस नहीं बतानी है, ना वो आपसे डेटा मांगेंगे। वो सिर्फ एक वक्त की रोटी या 2 वक्त की रोटी और अपने बच्चों की एजुकेशन और इलाज का पूछेंगे, आपसे कोई भी डेफिनेशन नहीं पूछेगा। आप अगर अवाम में जाएंगे, मैं अवाम से होकर आती हूँ, मुझे पता है कि अवाम हमसे क्या सवाल करती है और हमें किस तरह से उनको सेटिस्फाइड करना होता है और क्या क्या जवाब देने होते हैं उनको और किस तरह से उनको खुश करना होता है। ये चीजें आप लोग सही हो गया। आलिया साहिबा इसका जवाब फरमाइएगा। अवाम में प्रेशर तो जरूर एक फील हो रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये बताइएगा, आपको लगता है जब अगर ऑपोजिशन उनको लीड करने लग जाएंगे तो आपको टफ टाइम दे पाएंगे?
देखें जी, मेरी एक बात सुने, 13 साल से ये कराची पे रूल कर रहे हैं, 35 साल से ये सिंध पे रूल कर रहे हैं। इनको अवाम की कौन सी नब्ज का पता है? अगर इनको अवाम की नब्ज का पता होता तो सिंध और कराची के ये हालात होते। इसका तो मेरा सीधा सीधा सा सवाल इनसे यही है कि अवाम के लूटे हुए पैसे आप बिलावल हाउस के कुत्तों और घोड़ों के मुरब्बे के लिए इस्तेमाल करें, तो अवाम को वो भी पता है। बस हमने वो जादू की सिलाई मशीन नहीं रखी हुई है ना, जिससे दुबई में जायदाद बन जाती है। एक सेकेंड, मेरी तो सुन लेना। और सैलाब की इन्होंने बात की थी। सैलाब जब पाकिस्तान में आया था ना, आपको भी याद होगा, जरदारी साहब ट्रिप पर बाहर चले गए थे, यूरोप के ट्रिप पर चले गए थे, और यहाँ पर जो वो हार देकर गए थे ना हमारे तुर्क वजीर आजम, तुर्क सदर की बेगम साहिबा, वो भी चोरी हो गया था जो हमने देना था। अवाम बहुत अच्छी तरह से ये जानती है उनको। ठीक है, तो आप ये जवाब दे दें जो एक आम आदमी ने आपसे पूछा है कि क्या जवाब दे दें। इज्जत नफ्स पे सौदा नहीं करेगी अवाम, मुश्किल काट लेगी अवाम को। आज पता है कि सच्चा और लीडर खड़ा है, लेकिन मेरे पास वक्त नाजरीन इतना ही है। थैंक यू दोनों खवातीन का। आलिया हमजा मलिक हमारे साथ थी, डॉक्टर शाजिया सुमरो ने हमारा साथ दिया था। आज के लिए इतना ही नाजरीन, इंशाल्लाह सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज।